हेलो एवरीवन, श्री एमपीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आंचल और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ एमपीपीएससी, जिसमें कि मैं पीएससी का पूरा प्री का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 में हम देख रहे हैं पार्ट ए, जिसमें है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था अर्थात शासन। मध्य प्रदेश का राज्य व्यवस्था क्या क्या है, उसमें से हमने विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद कह रही हूँ, विधायिका, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, साथ ही साथ हमने राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रमुख जो सचिव थे वो हम पढ़ चुके हैं। ये प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं मेरी। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाके आप चेक करिए, जो कि आपको पीएससी के लिए एमपी व्यापम की काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली हैं, पीएससी की पोस्ट आने वाली हैं, उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एज अ प्री एग्ज़ाम। तो आप जाके चेक करिए। उसके पहले भी मैंने यूनिट 1, यूनिट 3 मतलब कि मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास, मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी मेरे वीडियोस आते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके लिए आप जो बेल आइकन होता है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने देखा था शासन के अंग। उसमें कितने अंग देखे थे हमने? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका और कार्यपालिका हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। तो स्टार्ट करते हैं न्यायपालिका से। न्यायपालिका की बात करें तो आपको पता है विधायिका जो कि कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कि क्या करती है, आपका कानून को जो जहाँ पे भी आपका कानून का पालन नहीं हो रहा होगा वो न्याय देती है आपकी न्यायपालिका। तो मध्य प्रदेश में न्यायपालिका की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो न्यायपालिका को हम 3 भाग में इधर बांट सकते हैं। एक हो गया आपका उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। एक हो गया आपका कौन सा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। और एक हो गया आपका ग्राम न्यायालय। ठीक है, क्या हो गया? ग्राम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और ग्राम न्यायालय। हम बात करें उच्च न्यायालय की तो संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक उल्लेखित है, संविधान की कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक बात की गई है हाई कोर्ट की। तो संविधान के आर्टिकल 214 से 232 तक के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। उसमें पूरा बताया गया है कि मध्य प्रदेश की किसी भी राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। जो उच्च न्यायालय होगा आपका वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है एक उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होंगे और उनके जो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, ये सब कुछ आर्टिकल्स में दिया हुआ है। तो कौन कौन सा हम पहले देखते हैं उच्च न्यायालय। तो आर्टिकल्स का कौन तक, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद भाग 5 के आर्टिकल नंबर 214 से 232 तक उच्च न्यायालय की बात कही गई है। और जिला एवं सत्र न्यायालय आ जाता है आपका 233 से 237 आर्टिकल तक, मतलब अनुच्छेद तक। और ग्राम न्यायालय आता है आपका, एक अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के तहत आपका ग्राम न्यायालय आता है। ग्राम न्यायालय का आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद में संविधान में वर्णन नहीं है, ये अधिनियम है। तो हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय जब मध्य प्रदेश हमारा जब पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जब आया था 1956 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956 को बना था, उसके पहले ही हमारा जो उच्च न्यायालय है वो घोषित हो गया था। मध्य प्रदेश प्रांत का जो उच्च न्यायालय है वो नागपुर उच्च न्यायालय था।
तो नागपुर, क्योंकि आपको पता है जब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी 4 पार्ट्स में था, जिसमें पार्ट ए में कौन कौन से थे, नागपुर की कुछ रियासतें, जो मतलब मध्य प्रदेश प्रांत था उसमें नागपुर की 8 रियासतें थी। फिर जब मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग आया तो हर जगह से मध्य प्रदेश कैसे बना, कहीं से कुछ नागपुर के जैसे 8 डिस्ट्रिक्ट लिए गए, महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट लिए गए, सीहोर से जो एक तहसील थी वो ली गई, और यहाँ मंदसौर की एक तहसील राजस्थान को दी गई। इस तरह से करके हमारा पूरा मध्य प्रदेश राज्य बना। तो जब हमारा मध्य प्रदेश राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, तो जो नागपुर का हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय था, जो कि 1936 में बना था 1935 के अधिनियम के तौर पे, तो उस नागपुर के हाई कोर्ट को कहाँ पे, जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। उसका मतलब जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बन गया, कब बना, 1 नवंबर 1956 को। उसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब, 1 नवंबर 1956, कहाँ, जबलपुर। मुख्यालय कहाँ, जबलपुर। पहले आपके कौन थे न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायमूर्ति थे, पहले न्यायाधीश आपके कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपके थे पहले मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी ये रहे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सबसे पहले बात होगी, सबसे हम हमेशा सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे कम कार्यकाल की बात करते हैं कि एज अ मुख्य न्यायाधीश किनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था, पीवी दीक्षित, न्यायमूर्ति पीवी दीक्षित का। और सबसे कम कार्यकाल आपका किसका था, तो सबसे कम कार्यकाल था न्यायमूर्ति श्री जीसी सोहानी का। जीसी सोहानी का मात्र 2 दिन का था। ठीक है, मात्र 2 दिन का था। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, ये क्वेश्चन पीएससी पूछ सकता है कि अभी तक तो नहीं पूछा है पर पूछ सकता है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना। पहली मुख्य न्यायाधीश बनी आपकी श्रीमती सरोजनी सक्सेना। फिर बात करते हैं आपका कि आपको ये मुख्य जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जबलपुर में है। 2 खंडपीठ है इसकी, कहाँ कहाँ पे, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। 2 खंडपीठ हैं। तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है लेकिन अभी बनी नहीं है। 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ पे हैं, एक है इंदौर, एक है आपका ग्वालियर। कब बनी ये खंडपीठ, ये क्वेश्चन आ सकता है 28 नवंबर 1968 को। कब बनी, 28 नवंबर 1968 को 2 खंडपीठ कहाँ कहाँ पे, इंदौर और ग्वालियर में बनी है। और भोपाल में तीसरी प्रस्तावित है लेकिन अभी तक बनी नहीं है, प्रस्तावित है। तो ये याद रखिएगा, मे भी कभी भी क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, जब कभी कैसा कुछ टफ करना हो या ट्रिकी क्वेश्चन देना हो, तो ये तो सबको पता है कि खंडपीठ कहाँ पे, इंदौर ग्वालियर में, लेकिन वो कब बनी, तो 28 नवंबर 1968 को। ठीक है, तो ये हुआ हाई कोर्ट के बारे में कुछ। अब देखते हैं हाई कोर्ट के आर्टिकल्स 214 से 232 तक, तो इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल्स की, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो बात करते हैं। तो हाई उच्च न्यायालय के आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल नंबर 214, ठीक है। आर्टिकल 214 में बात करें तो क्या है, क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अब अगर जो उच्च न्यायालय है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक राज्य के लिए ही हो, वो एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। तो तो क्या बोला गया है, राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 215 बोलता है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी होगा। फिर आर्टिकल 216 बोलता है क्या, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन क्या बोला गया 216 आर्टिकल में कि प्रत्येक राज्य में उच्च होना चाहिए। पहले बोला 214 कि राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब कि जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, मतलब 2 राज्य भी एक उच्च न्यायालय में काम चला सकते हैं। फिर 215 क्या बोला, राज्यों का अभिलेख न्यायालय होना। फिर उच्च न्यायालय का गठन, मतलब उच्च राज्य में उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। फिर 217 क्या बोला, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा नियुक्ति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राज्यपाल नहीं करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेगा, ठीक है। आई बात समझ में, कौन कर रहा है, तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो मेन चीफ जस्टिस होते हैं उनके परामर्श पर करेगा, ठीक है। तो ये होगा 217 तक। फिर बात करते हैं 218 आर्टिकल की। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना, मतलब उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय से रिलेटेड कुछ जो प्रावधान होंगे उनको लागू करेगा। लागू होना, उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। 219 क्या हो गया, 219 हो गई शपथ। मुख्य न्यायाधीश की शपथ हो गई 219। 219 के बाद हो गया 221। 221 में क्या आ गया, 221 में आ गए वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते आ गए 221 में, वेतन भत्ते। 222 में क्या आ गया, 222 में आ गया आपका न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कि अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो वो अगर न्यायाधीशों का एक न्यायालय से अगर वो चाहे कि अगर इन न्यायाधीश को हमें दूसरे न्यायालय में भेजना है तो वो उनको क्या कर सकता है, भेज सकता है। तो न्यायाधीशों का क्या होगा, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, ठीक है।
फिर आते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 223 की। 223 की बात करेंगे तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 223, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कि अगर उच्च न्यायालय चाहे तो अगर उनको लगे कि कार्यकारी न्यायाधीश होने चाहिए तो उनकी नियुक्ति 223 के अनुच्छेद 223 के अकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है। फिर आएगा आपका 224, अतिरिक्त व कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अतिरिक्त व कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति, अगर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे तो अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जाएगी। किसके? ठीक है, की जाएगी। फिर 223, 224, फिर आया आपका 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। मतलब कि जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है आपका, उसके पास जो उसके जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे जिला कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, तो उसके अधीक्षण की शक्ति है कि हाई कोर्ट किसी भी मामले को चाहे कि अगर उसको लग रहा है, हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय का ऐसा लग रहा है कि जो हमारा नीचे का मामला, नीचे का जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो ये मामला जो सुलझा नहीं पा रहा है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो अपने पास, जो उच्च न्यायालय है, वो अपने पास उस मामले को बुलवा सकता है। तो क्या बोल रहे हैं 227, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक, कि उच्च न्यायालय सभी न्यायालयों के अपने अधीन कर सकता है। फिर क्या बोल रहा है 228, क्या बोल रहा है आर्टिकल नंबर, कुछ मामलों में 228 क्या बोला, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। ठीक है, क्या बोला हमने, कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, मतलब अगर कोई मामला चाहे अगर हाई कोर्ट, तो वो अपने पास ले सकता है, उसकी सुनवाई खुद भी कर सकता है। 228 ये हो गया। फिर हुआ आपका 230, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। उच्च न्यायालय की, अब मैं ये आपको ये सोचे कि मैं पॉलिटी क्यों पढ़ा रही हूँ, तो मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा रही हूँ। ये मध्य प्रदेश के संदर्भ, हाई कोर्ट हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, एमपी हाई कोर्ट, तो जो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या है कि आपका जो अलग से जब पीएससी ने सिलेबस नया निकाला ना प्री का, तो उसमें उसने उच्च न्यायालय, राज्यपाल, ये अलग से मतलब लिखा है। तो ये आर्टिकल्स हैं तो ऐसे संविधान के पॉलिटी का पार्ट है, लेकिन हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो हमें ये आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें ये आर्टिकल्स याद होने चाहिए। तो 213 से तो आप संविधान में ये आपके पॉलिटी वाले जो भी टीचर होंगे, फैकल्टी होंगी, वो तो ये पढ़ाएंगी ही 230। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट की, इसलिए मैं बता रही हूँ 230, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का, उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होना। मतलब जो उच्च न्यायालय के अधिकार हैं, वो जो उसके आसपास जो यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो संघ शासित प्रदेश हैं जो, तो वहाँ पे भी अगर संघ शासित प्रदेशों में जो उच्च न्यायालय वहाँ का, वो उस राज्य में ही नहीं, उसके आसपास जो भी संघ शासित प्रदेश होंगे जहाँ का उच्च न्यायालय को अधीक्षण होगा, वो वहाँ पे भी उसके जो भी अधिकार होंगे उच्च न्यायालय के, वो पूरे लागू होंगे। जो भी ये बोलेगा उच्च न्यायालय, वो उस राज्य के साथ साथ उस संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू होंगे। 230 फिर बात करते हैं, 230 के बाद आएगा आपका 228 हुआ, 229 तो भूल ही गए। 229 आएगा उच्च न्यायालय के अधिकारी सेवक।
229 आएगा, क्या आएगा, उच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, वो आ जाएंगे, उच्च न्यायालय के सेवक और अधिकारी। तो 230 हो गया आपको उच्च न्यायालय के अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना। और फिर क्या होगा, 231 क्या होगा आपका कि 2 या 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, उच्च न्यायालय होगा। आप ये नोट डाउन करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में न्यायाधीश पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रेजेंट तक कितने न्यायाधीश हुए हैं, कौन कौन से, उनके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें, कौन कहाँ के थे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख न्यायाधीशों की। न्यायाधीश सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन, यहाँ वो ऊपर लिखती हूँ जिससे ज़्यादा बन सके, न्यायाधीश। ठीक, सबसे पहले कौन, मोहम्मद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये कौन थे, पहले मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। साथ में आपके ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, एम हिदायतुल्लाह के बाद हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं किनकी, सेकंड नंबर पे आएंगे आपके पीवी दीक्षित, जीपी भट्ट की, जीपी भट्ट, श्री जीपी भट्ट या न्यायमूर्ति जीपी भट्ट। फिर आएंगे पीवी दीक्षित, पीवी दीक्षित। फिर आएंगे विश्वंभर दयाल, फिर आएंगे पीके तारे, फिर आएंगे आपके शिवदयाल श्रीवास्तव, शिवदयाल श्रीवास्तव। फिर आएंगे आपके एपी सेन, फिर आएंगे आपके जीएल सिंह, एपी सेन, जीएल सिंह, एपी सेन, जीपी सिंह, जीएल ओझा, एपी सेन, जीएल सिंह, जीएल आपके सेन, जीएल सेन, जीपी ओझा, जीएल सेन, एक सेकेंड, एपी आपके एपी सेन, जीपी सिंह, जीएल ओझा, सॉरी जीपी सिंह पहले आएंगे, जीपी सिंह पहले आएंगे, फिर आएंगे जीएल ओझा। ठीक, कौन कौन देखे, सबसे पहले कौन है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, फिर कौन आ गया, जीपी भट्ट, फिर आ गया पीवी दीक्षित, फिर आ गए आपके कौन, विश्वंभर दयाल, फिर आ गए आपके पीके तारे, फिर आ गए आपके शिवदयाल श्रीवास्तव, फिर आ गए आपके एपी सेन, जीपी सिंह, एपी सेन, जीपी सिंह, फिर आ गए आपके जीएल ओझा, और जीएल ओझा के बाद आए आपके जेएस वर्मा, जेएस वर्मा, जेएस वर्मा, जेएस वर्मा के बाद आए आपके एनडी ओझा, एनडी ओझा। तो जेएस वर्मा की बात करें तो इनका जो जन्म है हुआ था वो हुआ है सतना जिले में,
JS वर्मा का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले में, और ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य आपके न्यायाधीश भी रहे हैं आपके JS वर्मा। कौन थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? JS वर्मा। ठीक, फिर आए आपके ND ओझा, और ND ओझा के बाद आए आपके कौन आए? DG। ND ओझा के बाद आए आपके GG सोहानी। बारह नंबर पे आए आपके GG सोहानी। इनका सबसे कम कार्यकाल था, इनका कितने दिन का था? मात्र 2 दिन का कम कार्यकाल था, सबसे कम कार्यकाल इनका था, अवधि सबसे कम थी। जीजी सोहानी की कितनी थी? मात्र 2 दिन इन्होंने काम किया था, जीजी सोहानी जी ने। फिर बात करते हैं SK झा। 13वें नंबर पे आए SK झा। SK झा के बाद आए आपके कौन? UL भट्ट। फिर आए आपके AK माथुर। AK माथुर की बात करें तो AK माथुर जी जो थे वो भी भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आपके। कौन? AK माथुर, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन कौन जो न्यायाधीश थे वो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो उच्चतम न्यायालय के भी यानी सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये हमको उनके ज़रूर नाम याद रखना। अगर बाकी नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा तो उनके नाम आपको ज़रूर याद रखना है। फिर आए कौन? भवानी सिंह। फिर आए आपके के राजा रत्नम। फिर आए आपके राजीव गुप्ता के बाद आए आपके RV रविंद्रन। तो जो RV रविंद्रन थे आपके, ये भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य CJ बने हैं आपके RV रविंद्रन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। फिर 20वें नंबर पे आए आपके कौन? फिर आए आपके ये हो गए RV रविंद्रन हो गए। फिर आए आपके अनंग कुमार पटनायक। शायद इधर नहीं आएगा, मैं इधर लिखती हूँ, नीचे में भी दिखेगा नहीं आप लोग को। 20वें नंबर पे आए आपके अनंग कुमार पटनायक। फिर आए आपके अनंग कुमार पटनायक के बाद आए आपके ये जो अनंग कुमार पटनायक हैं आपके, तो अनंग कुमार पटनायक भी आपके जो अनंग कुमार पटनायक हैं ये भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके। अनंग कुमार पटनायक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं आपके AK पटनायक या अनंग कुमार पटनायक। ठीक है, फिर बात करते हैं 21 नंबर पे कौन थे? वो हैं आपके सैयद रफत आलम। फिर हैं आपके सुशील हरिकोली।
सुशील हरिकोली। फिर आए आपके कौन से, ऐसे बोबड़े यानी शरद अरविंद बोबड़े। एस ए बोबड़े भी आपके कौन हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं आपके ऐसे बोबड़े जी। फिर आ गए आपके कृष्ण कुमार लोहाटी। कृष्ण कुमार लोहाटी। फिर आए आपके कृष्ण कुमार लोहाटी। कृष्ण कुमार लोहाटी के बाद आए आपके अजय मणिकवार खानविलकर। अजय मणिकवार खानविलकर, ठीक। फिर आए आपके 26 नंबर पे आए आपके कौन, ये हेमंत राव। हेमंत राव। फिर एस.के. सेठ। एस.के. सेठ। फिर आए अजय कुमार मित्तल यानी ए.के. मित्तल। अजय कुमार मित्तल। फिर आए आपके संजय यादव। संजय यादव। फिर आए आपके मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक। और फिर आए आपके अभी, यानी जो अभी हाल की बात करें कि अभी कौन है, तो अभी है रवि विजय कुमार मलिमथ। रवि अभी वर्तमान में रवि विजय कुमार मलिमथ। वर्तमान में, ठीक है, रवि विजय कुमार मलिमथ आपके वर्तमान में हैं, ठीक। तो हम ये यहाँ पे क्या याद रखना है, जो इतने सारे ये आपके न्यायाधीश हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हैं, फर्स्ट से लेके अंतिम तक अभी 30वें नंबर के हैं रवि विजय कुमार मलिमथ जी। तो कौन कौन से, कितने, 1 2 बताती हूँ, 1 2 3 आपके 4 और 5 न्यायाधीशों के नाम आप बिल्कुल रट लीजिए। ये पीएससी कभी भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। जे.एस. वर्मा, ए.के. माथुर, आर.वी. रविंद्रन, एस. अनंग कुमार पटनायक और एस.ए. बोबड़े। ये 5 न्यायाधीश हैं आपके, जो कि उच्चतम न्यायालय के भी मध्य प्रदेश के, मतलब हम जो उच्च न्यायालय था उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तो बने ही हैं, साथ ही ये उच्चतम न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? अनंग कुमार पटनायक, जे.एस. वर्मा, एस.ए. बोबड़े और आपके ए.के. माथुर, आर.वी. रविंद्रम और ए.के. पटनायक, ठीक है। ए.के. माथुर और ए.के. पटनायक, ऐसे याद कर लीजिए। ए.के. माथुर, ए.के. पटनायक, पटनायक है और माथुर है। जे.एस. वर्मा, एस.ए. बोबड़े और आर.के. रविंद्रम। और इसमें जो जे.एस. वर्मा है वो मध्य प्रदेश ज़िले के रहने वाले थे, कहाँ के? सतना ज़िले के, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से। और सबसे लंबे समय तक कौन थे? सतना के थे पहले, ये थे। और सबसे लंबा कार्यकाल था आपका, सबसे कम कार्यकाल था जीजी सोहानी का, सबसे लंबा कार्यकाल था पीवी दीक्षित का। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के न्यायाधीश ये कंप्लीट होते हैं। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें न्यायाधीश हाई कोर्ट का तो हो गया है, सब कुछ बता भी दिया, मेन फैक्ट कौन कम, यही आता है। आर्टिकल्स बता दिए, न्यायमूर्ति बता दिए, और कौन कम, किनका कम कार्यकाल था, किसका ज़्यादा था, ये बता दिया। पहली महिला कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। कहाँ कहाँ पे है? इंदौर ग्वालियर में खंडपीठ है। कब बनी? 28 नवंबर 1968 को बना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, न्यायपालिका में हाई कोर्ट हो गया है, अब बात करते हैं जिला न्यायालय की। नेक्स्ट बात करते हैं जिला न्यायालय की। तो न्यायपालिका में सेकेंड भाग था हमारा कौन सा? जिला न्यायालय।
तो जिला न्यायालय संविधान के अनुच्छेद कब से कितने तक जिला न्यायालय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक जिला न्यायालय का वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद में, संविधान में, ठीक है। तो 233 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। क्या बोला गया है? 233 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक जिले में एक न्यायालय होगा। जिला न्यायालय की बात करें तो जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय क्या है वो बताती हूँ पहले। तो ध्यान से सुनिएगा कि जिला न्यायालय की हर जिले में, अब हर कोई तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाता ना, तो हर जिले में एक न्यायालय होता है जो कि उस जिले के लोगों की सुनवाई के लिए होता है, ठीक है। तो जिला न्यायालय को आप दो उसमें बांट सकते हैं। एक हो गया आपका जिला न्यायालय, और एक हो गया आपका सत्र न्यायालय, ठीक है, सत्र न्यायालय। इसी को और भी क्या बोल सकते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। जिला एवं सत्र न्यायालय, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो जिला न्यायालय की बात करें तो जब मामले की सुनवाई कैसी होती है? सिविल होती है। सिविल का मतलब होता है जब सिविल मामले आते हैं तो जो न्यायालय है वो जिस रूप में सुनवाई करता है वो जिला न्यायालय होता है। मतलब कि क्या हुआ? मतलब कि अगर किसी का लड़ाई झगड़ा आया, ज़मीनी विवाद आया, भाई भाई के बीच में झगड़ा हुआ, हस्बैंड पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, तो ये सारे मामले किस में आते हैं? दीवानी मामले कहे जाते हैं। कौन से मामले? दीवानी मामले। और ये जब जो सुनवाई होती है, जब न्यायालय वही होता है, अलग अलग नहीं बदल जाता है, तो जब जो न्यायालय जब सुनवाई दीवानी मामलों की करेगा, मतलब लड़ाई झगड़ों का निपटारा करेगा, जब लड़ाई झगड़ों की बात करेगा, जब उनकी सुनवाई करेगा, तो वह एक जिला न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। और जब वही न्यायालय क्या करेगा? आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा। किसी का मर्डर हुआ है, किसी का खून खराबा हुआ है, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपराधी है, तो जब वही न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा तो वह सत्र न्यायालय के रूप में करेगा। तो इस तरह से हो गया, क्या हुआ? जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। तो कहीं कहीं पे आप जब किसी ज़िले में जाएंगे देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा जिला न्यायालय, मतलब कि जिला न्यायालय लिखा होगा, और कहीं कहीं पे लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यायालय। क्या लिखा होगा? कहीं पे तो लिखा है आपका जिला न्यायालय और कहीं पे लिखा है आपका जिला एवं सत्र न्यायालय। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जहाँ पे जिस भी अदालत के वहाँ पे लिखा हुआ जिले में क्या लिखा है? जिला न्यायालय। इसका मतलब ये हुआ कि वह जो न्यायालय है वह केवल दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। मतलब जो भी झगड़ा होता है, किसी ज़मीनी विवाद हुआ, किसी का झगड़ा हुआ तो उन मामलों की सुनवाई जिला न्यायालय करेगा। वहाँ पे आपके आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे आपके आपराधिक, जहाँ पे भी मर्डर हुआ है, खून हुआ है, तो वहाँ पे आपके आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी न्यायालय में लिखा है जिला एवं सत्र न्यायालय, तो वहाँ पे जिला एवं सत्र लिखा है, मतलब उस न्यायालय में आपके जो आपराधिक मामले हैं और जो दीवानी मामले हैं, दोनों मामलों की सुनवाई होगी। आपराधिक का मतलब हुआ कि जहाँ पे किसी ने खून किया है, कोई अपराधी है, उसके मामले की सुनवाई हो रही है, और दीवानी का मतलब हुआ जो लड़ाई झगड़ा है उसकी भी सुनवाई हो रही है, ठीक है। तो और इसी को हम क्या बोलते हैं? ये हो गए हमारे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जो आपराधिक मामले होते हैं उनको बोला जाता है फौजदारी मामले, ठीक है। और ये दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, दीवानी मामलों की सुनवाई ये करता है, ठीक है। अब जो न्यायाधीश होते हैं वो जो जिला, अगर वो जो केस है वो दीवानी मामले का है, मतलब किसी की लड़ाई झगड़े से रिलेटेड कोई केस है और उसकी कोई सुनवाई कर रहा है कोई जज, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा आपका क्या कहलाया जाएगा? वो होगा आपका जिला न्यायाधीश, ठीक है। क्या होगा? जिला न्यायाधीश। और कोई अगर यही न्यायाधीश
सेम न्यायाधीश आपकी किसकी सुनवाई कर रहा है, आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहा है, मतलब वो मर्डर से रिलेटेड केस है उसकी वो सुनवाई कर रहा है, उसकी वो सुन रहा है, तो वो कौन सा न्यायाधीश का किस न्यायाधीश के रूप में वो कार्य करेगा, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, सत्र न्यायाधीश। तो ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी। अलग अलग सत्र भी नहीं होता, जिला भी नहीं होता है, सेम ही न्यायालय होते हैं, बस प्रकरण के ऊपर डिपेंड करता है कौन से मामले आ रहे हैं। दीवानी यानी सिविल मामले आते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले, तो वो जिला न्यायालय हो जाता है, और वही चीज़ जिला न्यायालय में बदल जाती है, जो जज सुनवाई करता है जिला न्यायाधीश हो जाता है, और अगर आपराधिक मामले आ रहे हैं तो वो सत्र न्यायालय हो जाता है, वही न्यायालय, और जो न्यायाधीश सुनवाई करता है उसको क्या बोलते हैं, सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, और नहीं, जो जिला न्यायाधीश है ये अधीनस्थ न्यायालय के अंदर आते हैं, और जो सत्र न्यायाधीश है ये मतलब न्यायिक दंडाधिकारी भी बोलते हैं कि इनको दंड देने का भी अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ आपका जिला न्यायालय। अब और देखते हैं जिला न्यायालयों में, तो ये जिला न्यायालय इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए। 233 से 237 आर्टिकल है, और कौन कौन से मामले किस में आते हैं और क्या क्या ऐसे पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करिए, या फिर नोट डाउन क्या करेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं, अब ग्राम न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय की बात करें तो देश के प्रत्येक नागरिक तक न्याय व्यवस्था तंत्र पहुंचाने के लिए, कि देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले। हर कोई जिला, अगर कोई गांव में रह रहा है, कोई छोटा मोटा मामला है और वो कहाँ पे जिले में नहीं आ सकता है, तो देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने के लिए और न्याय व्यवस्था से जोड़ने के लिए क्या राज्य सरकार के द्वारा क्या बोला गया कि प्रत्येक गांव में, ग्राम पंचायत में एक न्यायालय होगा, जो कि गांव उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उनका निपटारा करेगा, तो वह हो गया ग्राम न्यायालय। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर किए गए मामलों का निपटारा करने के लिए ग्राम स्तर पर मामलों का निपटारा करने के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ग्राम न्यायालय की स्थापना जो आपकी हुई है वो 2008 के अधिनियम 2008 अधिनियम किसके तहत, अधिनियम 3 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। ग्राम न्यायालय की स्थापना, ठीक है, ग्राम स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर जो भी निपटारे होते हैं उनको सुलझाने के लिए। तो जो ये ग्राम न्यायालय है, तो यहाँ पे क्या जो न्यायाधीश है वो कौन नियुक्त करता है, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, कौन, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर क्या करती है, ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करती है, जो कि गांव से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाते हैं। इनको यहाँ पे दीवानी और फौजदारी दोनों मामले आते हैं, लेकिन ये अधिकतम 2 वर्ष तक किसी को भी मुजरिम को सज़ा दे सकते हैं। 2 वर्ष के बाद अगर सज़ा का कोई से प्रावधान होगा तो वो जिला या फिर सत्र न्यायालय में जाएगा, लेकिन अगर 2 वर्ष तक का कोई कारावास का प्रकरण है तो वो कहाँ आएगा, ग्राम न्यायालय में आएगा। मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है, नीमच जिले का झातला। ठीक है, झातला पहला ग्राम न्यायालय, नीमच जिले का झातला आपका पहला ग्राम न्यायालय है। और क्या बात की हमने बात की कि
जो आपका 2008 अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रकरण है या 2 वर्ष से कम जो जिनका कारावास होता है, 2 वर्ष से कम सज़ा जिनमें होती है, उनके प्रकरण की सुनवाई के लिए ग्राम न्यायालय आयोजित किए गए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके। तो उनकी इसलिए ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई। पहला जो ग्राम न्यायालय है आपका वो नीमच जिले के झातला गाँव में है। और ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ग्राम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, और इनका वेतन भत्ते भी राज्य सरकार ही तय करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिवक्ता की। अधिवक्ता यानी कि वकील, जो मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट होता है वहाँ पे जो सरकारी वकील होते हैं वो हो गया आपका अधिवक्ता। अधिवक्ता की बात करें हम तो जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका अधिवक्ता। अधिवक्ता को क्या बोला जाता है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं महाअधिवक्ता। यह भारत का पहला राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है आपका महाअधिवक्ता। राज्य का पहला विधि अधिकारी। ठीक, तो राज्य का पहला विधि अधिकारी हो गया आपका अधिवक्ता। अधिवक्ता की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है? आर्टिकल नंबर 165 में अधिवक्ता का वर्णन है। क्या बोला गया? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता। अधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता। अधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। जब इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है तो ये शपथ और अपना त्यागपत्र, इनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल, और त्यागपत्र भी ये किसको दे सकते हैं? अपना राज्यपाल को दे सकते हैं। इनके वेतन भत्ते भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होते हैं। और इनकी योग्यता क्या है? तो इनकी योग्यता मतलब ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनकी योग्यता है, जो कि 10 वर्ष तक वकील रहे हों के तौर पर प्रैक्टिस किए हो, या फिर 10 वर्ष तक ये न्यायिक पद पर रहे हों। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति अधिवक्ता कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 165। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल। वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो राज्यपाल। अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को। जब नियुक्ति राज्यपाल करा रहा है तो इस्तीफा भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। ठीक है, तो ये अपना, और फिर इनका क्या बताया था अभी मैंने कि ये योग्यता क्या है कि 10 वर्ष तक वकील रहे हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहे हो। योग्यता क्या है अधिवक्ता की? दस वर्ष तक वकील या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुके हों। ठीक है, ये इनकी योग्यता है। नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 165 में है। राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? अधिवक्ता। नियुक्ति, शपथ, वेतन भत्ते, इस्तीफा, त्यागपत्र सब किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। और अधिवक्ता के बारे में बात करें कि मध्य प्रदेश के पहले अधिवक्ता कौन थे आपके? तो ये थे आपके एम अधिकारी, जो कि 1956 में ही आपके बने हैं पहले महाधिवक्ता।
एम अधिकारी, ठीक, एम अधिकारी। और अभी वर्तमान की बात करूं कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान महाधिवक्ता है प्रशांत सिंह। इतना ही याद रखने की ज़रूरत नहीं हो तो मैंने ऐसे ही बता दिया है। बस ये याद रखना कि अधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है, 165। ये अधिवक्ता राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। शपथ राज्यपाल, वेतन भत्ते राज्यपाल, इस्तीफा राज्यपाल। और योग्यता क्या है, 10 वर्ष तक वकील रह चुके हों या 10 वर्ष तक इनको न्यायिक पद पर यह कार्य कर चुके हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। ग्राम न्यायालय की बात करें तो ग्राम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राज्य सरकार करती, राज्यपाल नहीं, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ग्राम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है आपका। तो इस तरह से ग्राम न्यायालय, अधिवक्ता, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय आपका कंप्लीट हुआ। पहला ग्राम न्यायालय आपका नीमच जिले का झातला है, ठीक है, जो कि 26 जनवरी 2001 या 26 दिसंबर 2001 को बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मध्य प्रदेश में राज व्यवस्था थी उसमें जो आपका शासन, राज व्यवस्था शासन के अंग थे जिसमें कि आपकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो कि राज व्यवस्था का लास्ट टॉपिक है, पार्ट ए का लास्ट टॉपिक है, वो है आपका कौन सा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो उसके लिए आपको वो जब वीडियो आएगा आपको जिससे कि आप तक पहले पहुंचे वो वीडियो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो वीडियो हमारे पहले डलते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।